तो हम लोग आगे बढ़े और हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही डायनामिक सेक्शन है, दैट इज़ कॉल्ड बैंकिंग। तो हाल फिलहाल के वर्षों में आप देखेंगे कि बैंकों का जो फंक्शन है बेसिकली वो बहुत ही डायनामिक हो गया है। चूँकि 1998 में भारत में बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म शुरू हो गया नरसिम्हन कमेटी के सुझाव के बाद, और उसके बाद जो बैंक हमारे लॉस में थे वो प्रॉफिट में आ गए। अब प्रॉफिट में आने का मतलब है कि आपका पॉजिटिव चेंजेज होंगे, आप में बदलाव आएगा। तो इधर हाल फिलहाल के वर्षों में अगर हम पिछले कुछ साल को छोड़ दें जहाँ पे बैंक जो है एनपीए की समस्या से जूझ रही है, तो इसके अलावे हम देख सकते हैं कि बैंक्स हमारे बहुत सही काम कर रहे हैं। तो पहले हम लोग डिस्कस करें कि बैंकों का रोल क्या है। तो कहा जाता है कि बैंकों का जो रोल है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत ही अहम होता है, ख़ास करके जब हम बात करते हैं निवेश को बढ़ाने की, और उसमें भी घरेलू पूंजी को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो बैंक्स को कहा जाता है कि रिसोर्स मोबिलाइज़र यानी लिंकिंग पिन। वो जोड़ता है एक व्यक्ति के सेविंग को दूसरे के इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करता है। यस, आप जो है बैंक में पैसे जमा करते हैं, बैंक आपको ब्याज देती है, बैंक उस पैसे को लेके क्या करती है, किसी दूसरे को लोन देती है, और लोन लेके व्यक्ति क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। यानी एक व्यक्ति का जो सेविंग है वो दूसरे के इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो बैंकों का जो रोल है बहुत ही अहम है। अगर केंद्र सरकार की जो राजकोषीय नीति है और आरबीआई का जो मौद्रिक नीति है, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दोनों जो है एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो पहले हम लोग तो कुछ बैंकिंग के बारे में बेसिक चीज़ समझें। अब देखो, कहा जाता है कि बैंकिंग एक बिज़नेस है, बैंकिंग एक बिज़नेस है और जिसका मेन उद्देश्य जो है प्रॉफिट कमाना, मेन उद्देश्य प्रॉफिट कमाना, चाहे वो सरकारी बैंक हो चाहे वो प्राइवेट बैंक हो। क्योंकि प्रॉफिट कमाना जो है एक मजबूत बैंकिंग प्रणाली के लिए सबसे ज़रूरी है। क्योंकि बैंक जब प्रॉफिट में होगा तभी क्या होगा, उसके लोन देने की क्षमता बढ़ेगी, देश में निवेश बढ़ेगा। अगर बैंक प्रॉफिट में होंगे तभी उनका क्या होगा, एरिया का जो कवरेज है वो क्या होगा, बढ़ेगा, और बैंक जो है हर एक क्षेत्र में अपने ब्रांचेज लगाएंगे। अगर बैंक प्रॉफिट में हैं तभी क्या होगा कि बैंकों का जो फंक्शन है, जो कार्य हैं वो क्या होंगे, वो बढ़ेंगे। और यही हम देखें तो भारत में चेन ऑफ बैंकिंग के बावजूद भी भारत में तकरीबन जितने भी बैंक थे वो सारे लॉस में थे, और ये चला है 90 के दशक तक। और 90 के दशक में भारत में रिफॉर्म का कार्य शुरू हो गया 1991 में। लेकिन गवर्नमेंट को इस चीज़ की जानकारी थी कि जब तक बैंकिंग सेक्टर सही ढंग से काम नहीं करेगा तो फिर जो है आर्थिक सुधार का कोई मतलब नहीं है। तो 90 के दशक में भारत सरकार ने बहुत सारे उपाय किए और बहुत सारी कमेटियाँ बनाई। लेकिन तब आया 1998, और 1998 में एक बहुत ही फेमस कमेटी बनी थी, नरसिम्हन कमेटी। तो नरसिम्हन कमेटी के सुझाव के बाद भारत में बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म का काम शुरू हो गया। रिफॉर्म का मतलब आपको पता है, यानी बड़े स्तर पे बदलाव। तो उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए जो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिन पे आज के डेट में आरबीआई और बैंकें काम करती हैं। लेकिन कुल मिला के हम देखें तो उनका एक ही चीज़ था, ठीक है, कि बैंक शुड बी गेटिंग मोर ऑटोनॉमी, यानी बैंकों को जो है ज़्यादा फ्रीडम दिया जाए, ज़्यादा स्वतंत्रता दिया जाए, और आरबीआई अपने नियंत्रण को पूरी तरह से तो नहीं लेकिन धीरे धीरे कम करे। 98 से पहले हालात ये थे कि बैंकों से संबंधित एक एक डिसीजन कौन लेती थी, आरबीआई लेती थी। तो बैंकिंग सेक्टर में आप देखेंगे आरबीआई धीरे धीरे बैंकों को ज़्यादा ऑटोनॉमी दे रही है, ठीक है। तो 98 के बाद जब रिफॉर्म का काम शुरू हुआ तो बैंकों को मुश्किल से 3 से 4 साल लगा और सारे बैंक क्या हो गए, फिर से प्रॉफिट में आ गए। तो क्या प्राइवेट बैंक या सरकारी बैंक, और उसके बाद भारत के बैंकों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो भारत में, ठीक है, जब आप देखें 2008 में जब ग्लोबल क्राइसिस हुआ था, सब प्राइम क्राइसिस, और ये बैंकों से संबंधित था। जब वेस्टर्न कंट्री में, विकसित देशों में 120 से ज़्यादा बैंक क्या हो गए, दिवालिया हो गए, तो उस दौरान भी भारतीय बैंकों ने क्या किया, ढेर सारा प्रॉफिट कमाया। तो क्रेडिट जाता है भारतीय बैंक को, क्रेडिट जाता है आरबीआई को, और क्रेडिट जाता है भारत के लोगों को। तो भारतीय बैंक जब प्रॉफिट में आ गए तो उसके बाद जो है स्वाभाविक है कुछ पॉजिटिव बदलाव आएगा। तो बैंकों का जो है, कहा जाता है कि बैंकों का जो है लोन देने की क्षमता बढ़ी। स्वाभाविक है बैंकों का जो कार्य क्षेत्र है वो बढ़ा। बैंक पहले हमारे 2 काम करते थे, अब 200 काम करते हैं। बैंकों का जो ब्रांच एक्सपेंशन है वो भी बढ़ा, और आप देख सकते हैं कि यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में भी बैंकों ने अपना क्या किया है, अपना बिजनेस शुरू किया है। तो ये एक अच्छा साइन है। ये अलग बात है कि प्रॉब्लम ये है
कि बिना एक नए प्रॉब्लम को क्रिएट किए हुए आप पुराने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। पिछले 5-6-7 सालों से हम देखते हैं कि हमारी बैंक जो है एक और समस्या से जूझना शुरू हो गया है, और वो है NPA, जिस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो खैर, तो बैंकों की जब हम बात करें तो जितने भी हमारे बैंक हैं, चाहे सरकारी बैंक हैं चाहे प्राइवेट बैंक हैं, तो दोनों का परफॉर्मेंस जो है बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बेहतर है। और अभी भारत के टॉप 4 बैंकों में 2 सरकारी बैंक है और 2 प्राइवेट बैंक है। नंबर 1 पे आप देखेंगे SBI है, और SBI तो अब बहुत बड़ा हो गया, चूँकि मर्ज हो गया। SBI के जितने सहायक बैंक थे वो सारे मर्ज हो गए, तो SBI अब दुनिया के टॉप 50 बैंकों में आ गया है। नंबर 2 पे है HDFC बैंक, जो कि एक प्राइवेट बैंक है। नंबर 3 पे अब आ गया है बैंक ऑफ बड़ौदा, जो नंबर 4 पे था। लेकिन पिछले साल आपने देखा कि देना बैंक और विजया बैंक, इन दोनों का मर्जर हो गया किसमें? बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा 4 नंबर से 3 पे चला आया, और 3 से 4 पे चला गया अगेन प्राइवेट सेक्टर बैंक ICICI बैंक। तो अभी भारत में ये जो है मर्जर का काम हो रहा है, और सरकार ने साफ साफ घोषणा कर दी है कि आने वाले समय में भारत में सिर्फ और सिर्फ जो है 5 जो है वो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक होंगे, यानी मर्जर का काम शुरू होगा। अब कौन कौन से बैंक रहेंगे, किसका किस में मर्जर होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। तो खैर, भारत में जो स्थिति है, एक्सेप्ट फॉर जो NPA की समस्या है, तो ओवरऑल 2001-2 के बाद हालात सुधरे। तो बैंकों की जब बात करें तो बैंकिंग के बारे में कहा जाता है कि बैंकिंग एक बिजनेस है। बैंकिंग एक बिजनेस है जिसका मेन काम है प्रॉफिट कमाना, यानी देश में निवेश को बढ़ा के, और बैंकों का मेन काम जो है प्रॉफिट कमाना है। लेकिन बैंकिंग जो बिजनेस है, एक आम बिजनेस की तरह इसका मेन उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना, लेकिन बैंकों का जो काम करने का तरीका है वो बाकी बिजनेस से बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग है। बैंक के बारे में अंग्रेजी में एक वर्ड कहा जाता है, आपने शायद सुना होगा, ठीक है, अंग्रेजी में पहले मैं लिख दूं तो दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, इसका हिंदी में मतलब बहुत सिंपल है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है सिंपल टर्म में दूसरे के पैसे से पैसा कमाना। यानी बैंक कुछ नहीं करती है, इधर का उधर करती है और फिर पैसा कमाती है। अब जैसे देखो कैसे, सपोज़ कि मैं एक बैंक हूँ, तो आप मेरे पास आते हैं और पैसे जमा करते हैं। तो आप मेरे पास अपने पैसे को जमा क्यों करते हैं? क्योंकि मैं उस पैसे पे आपको ब्याज दूंगा। तो एक तो आपका पैसा क्या है, सेव भी है, और साथ साथ आपको ब्याज मिलेगा। तो सपोज़ मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको 10% ब्याज दूंगा। अब उसी पैसे को लेके मैंने किसी दूसरे को क्या किया, लोन दे दिया, और 15% पे, तो 5% जो है मैंने चार्ज किया, यानी 5% जो है मेरा ग्रॉस इनकम है, और मान लो 3% मेरा खर्चा भी है, तो बाकी कितना बचा? 2%। तो 2% यानी 100 रुपये में 2 रुपया, तो 2% या 2 रुपया मैंने जो प्रॉफिट कमाया, तो उसके लिए मुझे अपनी जेब से कितना लगाना पड़ा? कुछ भी नहीं। यानी दूसरे के पैसे से पैसा कमाना, विदाउट पुटिंग, बिना अपने जेब से एक भी रुपया डाले हुए मैंने 2 रुपया का प्रॉफिट कमा लिया। तो इससे क्या लगता है कि इससे तो बेहतर तब कोई बिजनेस है ही नहीं। ठीक है, काफ़ी हद तक आपका कहना सही है, लेकिन ये जो बिज़नेस है बहुत ही रिस्की है, बहुत ही रिस्की है। कहा जाता है इट्स अ 2-वे रिलायंस, यानी पूरी तरह से दोनों तरफ भारत के लोगों पर डिपेंड करता है। यानी हर एक बैंक की मजबूरी है कि अधिक से अधिक लोग जो है बैंक में अपने पैसे को क्या करें, जमा करें। लेकिन उससे जो है बैंक की समस्या पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई, सिर्फ आधा हुआ। अब बैंक की क्या मजबूरी है कि अधिक से अधिक लोग जो है उस बैंक में लोन के लिए अप्लाई करें, और जिनको बैंक लोन दे, क्योंकि जब तक बैंक लोन नहीं देगी तब तक कमाएगी कैसे? तो दोनों तरफ यानी 2-वे रिलायंस है टोटल पब्लिक ऊपर। इसलिए बैंकिंग सेक्टर जो है बहुत रिस्की बनाता है। और कहा जाता है कि बैंक जो काम करते हैं किस एजम्पशन पे, किस एजम्पशन पे? तो बैंक यही एज्यूम करता है, इसी अवधारणा पे काम करता है कि सारे डिपॉजिट होल्डर एक ही बार में बैंक के पास अपना पूरा पैसा निकालने के लिए नहीं पहुंचेंगे, और अगर ऐसा होगा तो उस बैंक का क्या होगा? तो बैंक दिवालिया हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी, खास करके लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इसी एजम्पशन पे काम करता है कि जितने भी पॉलिसी होल्डर हैं उन सब की मृत्यु एक ही वक्त में नहीं होगी। अगर सारे पॉलिसी होल्डर का एक ही समय में डेथ हो गया तो फिर इंश्योरेंस कंपनी दिवालिया हो जाएगी। तो इसलिए ये बिज़नेस जो है बाकी बिज़नेस से बहुत ही रिस्की है। क्या बैंक ऐसी स्थिति को फेस कर सकता है कि एक ही बार में सारे डिपॉजिट होल्डर बैंक में पहुंचेंगे पैसा निकालने के लिए? बिल्कुल हाँ। ये कब होता है? और भारत में कई बार हुआ है। जैसे मान लो र्यूमर आ गया, ये र्यूमर खास करके जो प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथ।
अब जैसे 20 साल पुरानी बात है, र्यूमर आ गया कि आईसीआईसीआई दिवालिया हो गया, और आज के ज़माने में आपको पता है कि ये सब चीज़ें कितनी तेज़ी से फैलती है, एक जगह से दूसरी जगह विद इन मिनट या सेकंड में पहुंच जाता है। तो आधे घंटे में पूरा इंडिया में र्यूमर आ गया कि आईसीआईसीआई दिवालिया हो गया। उस केस में क्या होगा, सारे लोग बैंक पहुंच गए अपना पैसा निकालने के लिए, डिपॉजिट करने का कोई मतलब नहीं है। और 3 से 4 घंटे में, यानी दिन के 10 बजे आईसीआईसीआई बैंक की स्थिति बहुत ही अच्छी थी, लेकिन 3 बजे तक 1/3 जो डिपॉजिट था, जो जमा था, विड्रॉ हो गया और आईसीआईसीआई के पास जो है कोई पैसा नहीं बचा, बैंक खाली हो गए, एटीएम तो पहले बंद हो गया था। ठीक है, तो विद इन 4 to 5 आवर्स बैंकों की स्थिति बहुत ही बेहतर से बहुत ही बदतर हो सकती है। खैर, महज ये र्यूमर था, 3 बजे बैंक को बंद कर दिया गया। फिर शाम में जो है आरबीआई ने बयान जारी किया कि आईसीआईसीआई का जो है लिक्विडिटी की कोई स्थिति खराब नहीं है और ये महज र्यूमर था, आप लोगों का पैसा सेफ है। तो इसलिए तब जाके लोग क्या हुए, निश्चिंत हुए। तो ये समय समय पे अब ये समस्या जो है सरकारी बैंक के साथ भी हो रहा है। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं और उस पर आरबीआई और सरकार क्या कर रही है, एक एक चीज़ के अंदर चर्चा करे जा रहे हैं, खास करके जो करंट है, जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो हम लोग सिर्फ उसी चीज़ को टच करने जा रहे हैं जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बैंक बेसिकली, मैंने कहा, दे आर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, दूसरे के पैसा से पैसा कमाता है। तो एक तरफ से देखने में क्या लगता है कि इससे बेहतर तो कोई बिजनेस है ही नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन इसका दूसरा रूप भी है, ये बहुत ही रिस्की है, बहुत ही रिस्की है। और बैंकों की जो लिक्विडिटी है, तरलता है, कुछ ही दिन में नहीं बल्कि कुछ ही घंटे में, ठीक है, बहुत ही बेहतर से बदतर स्थिति में पहुंच सकती है। जो हमने आपको आईसीआईसीआई का उदाहरण दिया, 10 बजे आईसीआईसीआई बैंक की स्थिति जो है बहुत ही अच्छी थी और 3 बजे तक बहुत ही बुरी स्थिति हो गई, यानी आईसीआईसीआई बैंक वॉज लेफ्ट विथ नो मनी, उसके पास 1 भी रुपया नहीं बचा। 1/3 से ज़्यादा जो है विड्रॉ कर लिया पब्लिक ने। अब बैंक सारा पैसा तो अपने पास रखती नहीं है, पैसा को लोन भी देती है। तो इस तरह की समस्या है। तो पहले हम लोग डिस्कस करें जो नए कंसेप्ट हैं। तो देखो, 98 के रिफॉर्म के बाद चूँकि सारे बैंक जो है प्रॉफिट में आ गए, तो बैंकों का कार्य क्षेत्र बढ़ा। बैंक जो हमारे हैं पहले 2 काम करते थे और अब देखोगे कि बैंक जो है 200 काम करते हैं। तो बैंकों के जो कॉमर्शियल बैंक हैं, जो वाणिज्यिक बैंक हैं, उनके जितने भी फंक्शन हैं उनको हम 2 भाग में बांटते हैं। बैंकों के जितने भी फंक्शन हैं उनको हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। ठीक है, तो पहला कहलाता है प्राइमरी यानी प्राथमिक और दूसरा है सेकेंडरी। ठीक है, पहला फंक्शन है प्राइमरी, ठीक है, यानी प्राथमिक, और दूसरा आपका जो है वो है सेकेंडरी। ठीक है, प्राथमिक प्राइमरी फंक्शन और दूसरा आपका है, ठीक है, दूसरा है सेकेंडरी यानी द्वितीय। यानी बैंकों के जितने भी फंक्शन हैं उनको हम 2 भाग में बांटते हैं। ठीक है, पहला है प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। तो प्राइमरी में सिर्फ 2 ही आता है। पहला, ठीक है, जमा स्वीकार करना, जमा स्वीकार करना, ठीक है, स्वीकार करना, ठीक है, पहला, और दूसरा जो है लोन देना, लोन देना। यानी बैंकों के जितने भी फंक्शन हैं हम उनको 2 भाग में बांटते हैं, पहला प्राइमरी फंक्शन और दूसरा सेकेंडरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन में सिर्फ 2 ही आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इस 2 के अलावा जो बैंकों का फंक्शन है वो किस में आ जाएगा, सेकेंडरी में, द्वितीय में। तो प्राइमरी में 2 है, पहला डिपॉजिट एक्सेप्ट करना यानी जमा स्वीकार करना, और वो भी रेगुलर बेसिस पे, एंड सेकेंड जो है लोन देना। और यही 2 जो है हर एक बैंक का क्या है, मेन फंक्शन है। तो पहला आपने देखा डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और दूसरा लोन देना। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या एसबीआई बैंक है? क्या एसबीआई बैंक है? तो आप कहेंगे हाँ। क्यों बैंक है? क्योंकि एसबीआई ये दोनों काम करती है। क्या आप डेली बेसिस पे एसबीआई में 100 रुपये जमा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और एसबीआई लोन भी देती है। तो ये जो है 2 फंक्शन है। इसके अलावे बाकी जितने भी फंक्शन हैं वो सारे सेकेंडरी बातें हैं। और ध्यान है, एक बैंक कहलाने के लिए ज़रूरी है कि आप ये दोनों फंक्शन परफॉर्म करें, यानी प्राइमरी। सेकेंडरी फंक्शन जो है ये ऑप्शनल होता है, और बैंक कहलाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इन सारे फंक्शन को परफॉर्म करें। इसलिए आप देखेंगे, ठीक है, कि सेकेंडरी फंक्शन में बैंक टू बैंक दे वैरी। कुछ बैंक ये काम करते हैं, कुछ बैंक वो काम नहीं करते हैं, लेकिन बैंक कहलाने के लिए ज़रूरी है कि ये 2 फंक्शन आप परफॉर्म करें। अब इस पर देखो क्या क्या होगा। बैंक जो है कितना काम करता है, तो पहले बैंक ने एटीएम कार्ड देना शुरू किया, फिर जो है डेबिट कार्ड आ गया, फिर जो है क्रेडिट कार्ड देना शुरू किया, अब जो है चिप कार्ड का कंसेप्ट है जिसमें सुरक्षा मानक ज़्यादा है। उसके बाद देखोगे बैंक जो है म्यूचुअल फंड का काम करती है। तो म्यूचुअल फंड का जो काम है कुछ बैंक करती है, कुछ नहीं करती है।
ठीक है। अब जैसे सरकारी में भी एसबीआई ये काम करती है, एसबीआई म्यूचुअल फंड आपने सुना होगा, लेकिन ज़्यादातर सरकारी बैंक नहीं करती है, ठीक है। तो क्या उसके कारण उनको आप बैंक नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी फंक्शन में जितने भी हैं, ठीक है, वो बैंक के लिए परफॉर्म करना ज़रूरी नहीं है। एक बैंक कहलाने के लिए ज़रूरी है कि दो प्राइमरी फंक्शन आपको परफॉर्म करना। उसके बाद देखोगे बैंक जो है, आप इंश्योरेंस एजेंट का भी काम करते हैं, बैंक आपका जो है डीपी का काम करता है। डीपी का मतलब होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, यानी एक जो है शेयर बाजार का ब्रोकर। आप जो है शेयर बाजार में अगर ट्रेडिंग करेंगे तो आप अपना डीमैट अकाउंट जो है उन सब बैंक में भी आप खोल सकते हैं, जैसे आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है या एक्सिस बैंक है, जो कि डीपी का काम करते हैं। तो ये लिस्ट जो है दिन पर दिन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। बैंक आपके बिहाफ में पैसे एक्सेप्ट भी करता है और पैसे पेमेंट भी करता है। बैंक आपको गारंटी भी देता है, जिसको कहते हैं बैंक गारंटी। तो ये लिस्ट लंबा होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन इस प्राइमरी को छोड़ के बाकी जितने भी फंक्शन हैं सेकेंडरी बैंक है। तो एक बैंक कहलाने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है ये दोनों फंक्शन क्या करें, परफॉर्म करें। बाकी जो सेकेंडरी है ये परफॉर्म करना बैंक के लिए ज़रूरी नहीं है। इसलिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि बैंक्स टू बैंक दे वैरी, यानी बैंक में कुछ बैंक ये काम करते हैं, कुछ बैंक ये नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो मैटर नहीं करता है। तो ये प्राइमरी फंक्शन आपको समझ में आ गया। तो जितने भी बैंक हैं भारत में, वो शुरुआत उनकी होती है, ठीक है, अंडर लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई, यानी आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त करने के बाद। और जितने भी भारत में बैंक होते हैं वो सारे रजिस्टर्ड होते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ये पहले था, यानी जितने भी आपके बैंक हैं कॉमर्शियल बैंक, वो रजिस्टर्ड होते हैं किसके तहत? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। और अब जो है उसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, 1949 को रिप्लेस किया है बैंकिंग कोड 2013 ने। यानी जो नया बैंकिंग कोड है 2013, उसने पुराने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को क्या किया है, रिप्लेस किया है। यानी जितने भी बैंक हैं, ठीक है, वो जो है, ठीक है, रजिस्टर्ड हैं किसके तहत? या तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 या 2013, ठीक है। यानी इनके ऊपर जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है 1949 या 2013, उसके नियम कानून क्या होंगे, लागू होंगे। तो ये जो है बैंक का काम आपको समझ आ गया, ठीक है। बैंक के अलावे एक और वर्ड होता है, एक और वर्ड होता है, सिर्फ आपको ये दो ध्यान रखना है। आपने सुना होगा, ठीक है, एनबीएफसी, नाम सुना होगा, एनबीएफसी या एनबीएफआई। अब ये क्या होते हैं, ठीक है। एनबीएफसी या एनबीएफआई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, हिंदी में इनको कहते हैं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, ठीक है। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, यानी ये भी वित्तीय संस्थान हैं, ये भी फाइनेंस पे डील करते हैं, लेकिन ये बैंकिंग नहीं है, ठीक है, ये बैंकिंग नहीं है। फिर से देखें, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। तो ये जो एनबीएफसी हैं, वित्तीय संस्थान ये भी हैं, ये भी वित्त में डील करते हैं, लेकिन ये बैंक नहीं है। तो ये क्यों बैंक नहीं है, ये बैंक क्यों नहीं है? कारण बहुत सिंपल है। ये जो आपने देखा प्राइमरी फंक्शन, ये जो है बैंक की तरह ये भी लोन देते हैं, ये भी लोन देते हैं, लेकिन ये जमा स्वीकार नहीं करते हैं, जमा स्वीकार नहीं करते हैं। और जमा स्वीकार करने की जब बात करें तो रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे। अब जैसे आपने कहा कि आईसीआईसीआई या एसबीआई में कि आप डेली 100 रुपये जमा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये लोग जो एनबीएफसी हैं, ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है, दैट टू ऑन रेगुलर बेसिस। हो सकता है किसी स्पेशल स्कीम के तहत ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं, ठीक है। तो बैंक के भांति ये लोन तो देते हैं, लेकिन ये जमा स्वीकार नहीं करते हैं। तो चूंकि ये दोनों फंक्शन को परफॉर्म नहीं करते हैं जो प्राथमिक है, इसलिए इनको हम बैंक नहीं कहते हैं। तो चूंकि ये बैंक नहीं है, इसलिए इनका जो रजिस्ट्रेशन है ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत नहीं होता है, ठीक है। ये सारे जो होते हैं रजिस्टर्ड होते हैं भारत के कंपनी अधिनियम यानी कंपनी लॉ के तहत। तो भारत का जो मेन कंपनी लॉ है वो है 1956 का, लेकिन उसके बाद उसमें कई बार संशोधन हुए, अमेंडमेंट हुए, और फिर आपने देखा कि 2013 में जो भारत में नया कंपनी अधिनियम आ गया, यानी न्यू कंपनी लॉ जो है उसने पुराने को रिप्लेस किया। तो एनबीएफसी यानी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, तो भारत में इनका जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छा है। और आज मैं कुछ नाम आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि इनका जो है ग्रोथ भी बहुत ज़बरदस्त है। आपने नाम सुना होगा, हो सकता है नहीं भी सुना हो, सिटी फाइनेंशियल नहीं सुना होगा, हो सकता है नाम सुना हो जी मनी, चलो वो भी नहीं सुना है। नेक्स्ट आपने सुना होगा ये
बजाज फाइनेंस, ठीक है, बिल्कुल सुना होगा। नेक्स्ट आपने सुना होगा मन्नापुरम, नेक्स्ट आपने सुना होगा मुथूट फाइनेंस, नेक्स्ट आपने सुना होगा इंडिया बुल्स, नेक्स्ट आपने सुना होगा पीरामल ग्रुप, ठीक है। तो ये सब जो है एनबीएफसी का काम करते हैं और इनकी संख्या भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और इनका भी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आज भारत में जो कुल मिला के लोन दिया जा रहा है उसमें इनका जो योगदान है वो 25% से ज़्यादा हो चुका है। यानी भारत में जो लोन दिया जा रहा है, चूँकि ये भी लोन देते हैं, ये अलग बात है, जमा स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन भारत में जितना लोन दिया जा रहा है उसमें 25% से ज़्यादा योगदान जो है एनबीएफसी का हो चुका है। तो बैंक और एनबीएफसी दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा, ठीक है। बैंक जो है ये दोनों काम करते हैं। प्राथमिक की बात करें यानी जमा भी स्वीकार करते हैं, दैट टू रेगुलर बेसिस, और मोर ओवर लोन भी देते हैं। लेकिन जो एनबीएफसी होते हैं ये लोन तो देते हैं लेकिन जमा स्वीकार नहीं करते हैं। अब इसके अलावा एक और कंसेप्ट भारत में आ गया, दैट इज़ कॉल्ड पेमेंट बैंकिंग का। पेमेंट बैंकिंग का तो भारत में जो पेमेंट बैंकिंग का कंसेप्ट क्यों आया है, ठीक है, उसका पर्पस है कि भारत को लेस कैश इकॉनमी बनाना, यानी कैश के टर्म में जो हम डील करते हैं उसको कम करना। इस संदर्भ में आपने देखा नोटबंदी भी हुआ 2016 में, ठीक है, लेकिन अब कितना सफल रहा नहीं रहा वो अलग बात है। लेकिन नोटबंदी के बाद इतना तो जरूर हुआ कि लोगों में एक हैबिट आ गई कि ऑनलाइन जो है भुगतान करना, और ख़ास करके कुछ लोगों का देखोगे बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुआ, जैसे पेटीएम की बात करें। तो ये जो होते हैं पेमेंट बैंक जो हैं, तो आखिर इनका उद्देश्य क्या है? तो भारत में सरकार चाहती है कि कैश में लेन देन या ट्रेडिंग कम हो, ठीक है, यानी कि ऑनलाइन करें आप। तो पेमेंट बैंक जो हैं ये इससे अलग कैसे हैं, इसमें क्या खूबी है देखो। तो पेमेंट बैंक जो होते हैं ये जमा तो स्वीकार करते हैं, ठीक है, लेकिन लोन नहीं देते हैं। यानी ये जमा तो स्वीकार करते हैं लेकिन लोन नहीं देते हैं, ठीक है। लोन देना इनका मकसद ही है, इनका मकसद है ऑनलाइन पेमेंट को क्या करना, प्रमोट करना, इंडिया को डिजिटल इकॉनमी बनाना, ठीक है। तो ये जो है आप पेटीएम से पेमेंट करते हैं, तो ये जमा क्यों स्वीकार करते हैं? लेकिन जमा जो स्वीकार करते हैं इसका लिमिट है कि ये लोग जो है पेमेंट बैंक जो है ये सिर्फ 1 लाख रुपए तक जो है एक्सेप्ट करेंगे जमा। पेमेंट बैंक यानी इसमें आप जो है कितने तक डिपॉजिट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए। तो इन्हें जमा स्वीकार करने की इजाज़त क्यों दी गई है? तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि जब आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, जैसे आप पेटीएम से पे करते हैं, तो पहले तो आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए ना, ठीक है। ये अलग बात है कि पेटीएम को डायरेक्ट जो है आपके बैंक अकाउंट से लिंक कर दिया जा रहा है, लेकिन आप पेटीएम में पैसे रख के भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो पैसा जो एक्सेप्ट करने का, जमा स्वीकार करने का जो पर्पस है, क्योंकि आपको पेमेंट करना है, और अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपके खाते में क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। तो ये जो है 1 लाख रुपये तक। अब इस पैसे पे आपको ये ब्याज भी देते हैं, लेकिन ये आपको लोन नहीं देंगे। अब आपको पता होगा कि जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है। तो डेबिट कार्ड से अगर आप भुगतान करते हैं तो आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, ठीक है, आपके अकाउंट से पेमेंट हो रहा है। लेकिन क्रेडिट कार्ड जो है वो बेसिकली आपका लोन है। तो जब आप क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हैं तो इमीडिएटली आपके जेब से कुछ नहीं जाता है, आपके बिहाफ में आपका बैंक पे कर देती है जिसने आपको क्रेडिट कार्ड जारी किया। यानी बैंक का फिर उतना आपके ऊपर क्या हुआ, एक तरह का लोन है, और बैंक आपको एक समय देती है जिसके भीतर आपको पे करना है। तो क्रेडिट कार्ड जो है एक तरह का लोन है, ठीक है। तो क्या पेटीएम बैंक जो है क्या क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं? तो आंसर नहीं। कारण नहीं, ठीक है, क्योंकि ठीक है वो लोन नहीं दे सकते। तो इसमें आपको अंतर समझ आ गया होगा। तो भारत में हाल फिलहाल के वर्षों में जो पेमेंट बैंक का कंसेप्ट भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है। कुछ नाम तो आपको पता ही होगा, एक तो पेटीएम सबसे पॉपुलर है, दूसरा एयरटेल मनी है, और बहुत सारे आ गए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, पता नहीं गूगल पे, तो सैमसंग पे, तो ये पे वो पे अनगिनत आ चुके हैं, ठीक है, और लोग उसका यूज़ भी करें, ठीक है। लेकिन भारत सरकार ने भारत का जो सबसे पेटीएम बैंक बनाया, बड़ा पेटीएम बैंक बनाया, वो पोस्ट ऑफिस, ठीक है। पोस्ट ऑफिस को पेमेंट बैंक का दर्जा क्यों दिया गया? क्योंकि पोस्ट ऑफिस का आधुनिकीकरण हो चुका है। पूरे इंडिया में पोस्ट ऑफिस जो है कंप्यूटराइज हो चुके हैं, और पोस्ट ऑफिस में खूबी क्या है कि उसका जो कवरेज है, ठीक है, वो पूरे इंडिया में है। यानी ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के रिमोट क्षेत्र में भी आप चले जाओ, आपको पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा। तो पोस्ट ऑफिस को पेटीएम बैंक का दर्जा देने का मतलब ये है कि उससे क्या होगा कि ये पूरे इंडिया को एक तरह से क्या करेगा, कवर करेगा, ठीक है। तो अब प्रश्न ये है, तो पेटीएम जो है बैंक है, या इस तरह का जो पेमेंट बैंक है, ये फिर कमाती कैसी है? जब लोन नहीं देती है तो कमाती कैसी है? तो बेसिकली ये जो कमाती है वो कमीशन चार्ज करती है, ठीक है। आप देखेंगे कि जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, भुगतान करते हैं कहीं पे, तो जो मर्चेंट है जो आपको बेच रहा है, तो नॉर्मली उसी से क्या होता है, ये कमीशन लेते हैं। और टिकट भी आप बुक करते हैं, वहाँ भी कमीशन लेते हैं। अब पेटीएम के थ्रू जो है आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, वहाँ भी कमीशन लेते हैं।
ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ठीक है, ये जो है इनका मेन आय का स्रोत है। यानी बैंक की तरह ब्याज नहीं कमाते हैं, लेकिन फिर भी इनके कमाने का बहुत बड़ा स्रोत है। और आप देखोगे कि पेटीएम का तो प्रॉफिट जो है बहुत बहुत ज़्यादा है। तो तीनों में अंतर समझ में आ गया, ठीक है। बैंक, एनबीएफसी और पेमेंट बैंक, तीनों में अंतर देखें। बैंक जो है ये दोनों फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी जमा भी स्वीकार करते हैं, लोन भी देते हैं। एनबीएफसी ये लोन तो देता है लेकिन जमा स्वीकार नहीं करता है, और ये पेटीएम बैंक ये जमा स्वीकार करता है लेकिन लोन नहीं देता है। तो तीनों में अंतर समझ में आ गया, अब तो कुछ बचा भी नहीं। तो ये जो तीनों हैं, चाहे बैंक हो, चाहे एनबीएफसी हो, चाहे पेमेंट बैंक हो, ये तीनों भारत में काम करते हैं आरबीआई के अधीन। यानी आरबीआई इन तीनों का रेगुलेटर है, इन तीनों का सुपरवाइजर है, इन तीनों का बॉस है। यानी इन तीनों को आरबीआई के नीचे काम करना होता है, और ये तीनों मिलकर के भारत का ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सेक्टर गठित करते हैं। ये ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सेक्टर का मतलब क्या हुआ, जहां पे सरकार यानी आरबीआई के नियम कानून क्या होते हैं, लागू होते हैं। तो ये तीनों जो है आरबीआई के अधीन काम करते हैं, और आरबीआई के नियम कानून इनके लिए क्या है, मानना ज़रूरी है। आरबीआई टाइम टू टाइम गाइडलाइन जारी करती है, तो गाइडलाइन जो है तीनों के लिए ज़रूरी है। आरबीआई जो समय समय पे, ठीक है, अगर ये लोग कुछ गलत करते हैं तो इनको पेनाल्टी भी लगाती है, ठीक है। तो आरबीआई इन सबसे ऊपर है, और आरबीआई के अधीन ये तीनों काम करते हैं, और ये तीनों मिलकर के इंडिया का जो संगठित यानी ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो तय करता है। लेकिन अभी भी, ठीक है, भारत का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, खास करके ग्रामीण क्षेत्र, जहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड, जहाँ पे असंगठित जो है फाइनेंशियल मार्केट जो काम करता है। और वहाँ पे देखोगे कोशिश तो की जा रही है उसको कम करना। जो प्राइवेट मनी लेंडर होते हैं, जिसको आप कहते हो साहूकार, तो वो लोग डोमिनेट करते हैं, और वो जब ब्याज दर तय करते हैं तो उन्हें आरबीआई के नियम कानून से कोई लेना देना मतलब नहीं है। तो ये भी जो है ग्रामीण क्षेत्र की एक समस्या है। शहर में भी मैंने देखा है कई जगह कि इस तरह का जो है प्राइवेट मनी लेंडिंग का काम भी होता है। तो खैर, ठीक है, कोशिश करिए कि इस समस्या को, क्योंकि जो असंगठित क्षेत्र से अगर आप लोन लेते हैं तो ब्याज दर बहुत ज़्यादा होती है, टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो आपको शोषण भी करेगा और कुछ नहीं। तो इन सबों का, ठीक है, विकल्प क्या है, इन सब समस्याओं को आप दूर कैसे करेंगे। तो स्वाभाविक है ये तीनों सक्षम है। जरूरी है भारत सरकार के लिए कि इनका दायरा क्या हो बढ़े, और इसलिए आप देखोगे फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात होती है, ये वित्तीय समावेशन। यानी भारत में जितने भी लोग हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में चाहे शहर के क्षेत्र में, उनको संस्थागत जो है, ठीक है, संस्थागत जो संस्थाएं हैं, ठीक है, वहाँ से वित्त की प्राप्ति हो। क्योंकि जो संस्थाएं भारत में काम कर रही हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एनबीएफसी हो या पेमेंट बैंक, ये आरबीआई के अधीन काम करती है। तो ये जो है आरबीआई के नियम कानून को मानने के लिए क्या है, बाध्य हैं। और अगर देखिए भारत के हर एक लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिलता है, यानी संस्थाओं से अगर लोन मिलता है तो फिर उनका शोषण नहीं होगा। तो इसका जो कंसेप्ट है जिसको आप पढ़ते हैं, ठीक है, वो है वित्तीय समावेशन। यानी वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन को पूरा करने में सबसे बड़ा रोल किसका है, तो स्वाभाविक है बैंकों का। तो आई होप कि एक आपको आइडिया लग गया कि बैंक क्या होते हैं, एनबीएफसी क्या होते हैं, और पेमेंट बैंक क्या होते हैं, और इन तीनों के ऊपर कौन काम करता है, तो आरबीआई। तो हम लोग जो है पहले शुरुआत करने जा रहे हैं बैंकों से, कॉमर्शियल बैंक। अब भारत में जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो भी आरबीआई के अधीन काम करते हैं, ठीक है, जिनका मेन उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट कमाना। जिनका मेन उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना। तो बैंकों का मेन उद्देश्य जरूर प्रॉफिट कमाना है, लेकिन अभी हमने कहा कि बहुत ही रिस्क बिजनेस है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत में जो दोनों तरह के बैंक, चाहे वो सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक, तो दोनों का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बेहतर है। और आप देखें टॉप 4 बैंक में 2 बैंक प्राइवेट हैं, 2 बैंक सरकारी है, जो मैंने आपको बताया। तो भारत के लोग जो है कभी कभी क्या होता है, उनको आज भी लगता है ऐसा कि अगर वो अपना पैसा सरकारी बैंक में रखते हैं तो उनका पैसा ज़्यादा सेफ़ है, उनका पैसा ज़्यादा सेफ़ है, ठीक है। तो ये गलतफहमी है आपकी, ठीक है। आपका पैसा सरकारी बैंक में जितना सेफ़ है उतना ही आपका प्राइवेट बैंक में सेफ़ है, या उल्टा कह लो, आपका पैसा जितना प्राइवेट बैंक में अनसेफ है उतना ही आपका सरकारी बैंक में भी क्या अनसेफ है। क्योंकि जब आप पैसा जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, चाहे प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, तो फिर आपका जो डिपॉजिट होता है उसका इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस होता है। और इंश्योरेंस का प्रीमियम कौन पे करता है, तो आरबीआई का एक विंग पे करता है, आपको नहीं बेयर करना है। अब ये जो इंश्योरेंस का लिमिट था वो था पहले 1 लाख रुपया, जिसको इस बजट में बढ़ा के कर दिया गया 5 लाख रुपया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका किसी बैंक में डिपॉजिट है, मान लो 8 लाख रुपया है, और वो बैंक दिवालिया हो गया,
तो आपका जो डिपॉजिट है वो 5 लाख रुपया तक क्या है, उसका इंश्योरेंस है, ठीक है। यानी इंश्योरेंस कंपनी इमीडिएटली आपको 5 लाख रुपया दे देगी। जो बाकी 3 जो है लाख रुपया जो है वो लीगल प्रोसेस में चला जाएगा। फिर बैंक का पैसा बैंक कोर्ट में जाएगा, कार्रवाई होगी, बैंक के संपत्तियों को बेचा जाएगा, फिर तब रिकवरी होगा तो आपका पेमेंट होगा, ठीक है। तो ये ध्यान है, जब आप पैसा डिपॉजिट करते हैं तो आपका जो है डिपॉजिट है वो उसका इंश्योरेंस होता है। और ये 1 लाख रुपये पे पिछले कई सालों से रुका हुआ था, ठीक है। ये 20-25 साल पहले 1 लाख रुपये तय हुआ था, ठीक है। 20-25 साल पहले जो है 1 लाख रुपये बड़ा अमाउंट था, लेकिन अब जो है बहुत छोटा अमाउंट है, तो उसको बढ़ाने की मांग हो रही थी। कारण भारत के लोगों के पैसे की सेफ्टी, क्योंकि अभी इधर हमने देखा है कि प्राइवेट बैंक तो प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंकों में भी बहुत सारे घोटाले हुए हैं, ठीक है। और उसके कारण जो है बैंकों के ऊपर से जो भरोसा है लोगों का क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और लोगों को ऐसा लगने लगा है कि सरकारी बैंक में भी पैसा आपका डूब सकता है। तो हमारे पैसे की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार कहती है कि आप जो है कैश में ट्रांजैक्शन ना करें, ठीक है। आप जो है बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन करें, और बैंक में अगर हम पैसा रखते हैं तो खतरा है कि बैंक डूब जाएगा। तो हम लोग करें तो क्या करें, कैश में डील करें या बैंक से डील करें। कैश में रखते हैं तो सरकार मना करती है, 10 तरह का पेनाल्टी लगाती है, टैक्स लगाती है। और अगर डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ खतरा है कि बैंक न डूब जाए, ठीक है। तो ज़रूरी था हमारे पैसे की सेफ्टी, यानी गवर्नमेंट इस चीज़ को सुनिश्चित करे कि बैंक में अगर हमारा पैसा डिपॉजिट है तो वो पैसा सेफ है। तो इसलिए डिपॉजिट के इंश्योरेंस का कंसेप्ट आया, ठीक है। और ये जो है सबसे पहले जब आया था पहली बार 60 के दशक में, तो उस वक्त तो 10,000 रुपये उसका अमाउंट था, लेकिन धीरे धीरे उसको बढ़ाया गया और बढ़ के 1 लाख हो गया। लेकिन पिछले 20-22 सालों से वो 1 लाख पे ही था, तो मांग थी कि उसको बढ़ाया जाए, ठीक है। तो फिर 1 से बढ़ा करके उसको 5 लाख कर दिया गया है। यानी 5 लाख रुपये तक आपका डिपॉजिट जो है वो पूरी तरह से इंश्योर्ड है, यानी वो पूरी तरह सेफ है। अब इसका प्रीमियम कौन पे करता है, ठीक है। तो प्रीमियम पे करती है RBI का एक विंग है, मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपका पैसा सरकारी बैंक में जितना अनसेफ है उतना ही प्राइवेट बैंक में, या उल्टा कर लो, जितना प्राइवेट बैंक में सेफ है उतना ही सरकारी बैंक में। लेकिन फिर भी एक वर्ड तो ज़रूर है कि सरकारी बैंक, ठीक है। अगर सरकारी बैंक में अगर आपका पैसा है तो लोग मानते हैं कि ठीक है पैसा मिलना ही मिलना है, क्योंकि वहाँ सरकार कहीं ना कहीं से, ठीक है, इंश्योरेंस हो या ना हो, सरकार कहीं ना कहीं से ला करके वो पैसा आपको नहीं देगी, ठीक है। ये हो सकता है, ठीक है, लेकिन अदरवाइज लीगली, ठीक है, दोनों बराबर है। नतीजा भारत में जो है प्राइवेट सेक्टर जो बैंक हैं उनका परफॉर्मेंस भी बहुत ही बेहतर है। और अभी हमने क्या कहा आपसे कि टॉप 4 बैंकों में 2 बैंक हमारे क्या हैं, प्राइवेट बैंक हैं, और 2 हमारे सरकारी बैंक हैं। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी है। तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं किससे, कॉमर्शियल बैंक से, वाणिज्यिक बैंक से, और देखें जो करंट इश्यूज़ हैं, खास करके कुछ टेक्निकल चीज़ें भी हैं। तो बैंकों के बारे में हमने कहा कि बैंकिंग एक बिजनेस है जिसका मेन उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट कमाना। लेकिन इसको कहा जाता है कि दे आर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, दूसरे के पैसे से पैसा कमाना। देखो मैं एक ग्राफ बना के समझा रहा हूँ कि बैंक कैसे काम करता है और कैसे बैंकिंग सेक्टर को पढ़ा जाए। तो यहाँ पे सबसे ऊपर कौन, कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, और यहाँ पे कहा जाता है लिंकिंग पिन। अब जरा देखें, ये बैंक है, तो एक तरफ भारत के लोग, पीपल ऑफ इंडिया, ये बैंक में जाते हैं, इन्होंने 100 रुपया जमा किया, 100 रुपया जमा किया। बैंक कहती है कि मैं आपको 10% ब्याज दूंगा, ठीक है। और उसी पैसे को लेके बैंक क्या करती है, किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करती है, लोन देती है, और ज़्यादा ब्याज चार्ज करती है 15%, ठीक है। तो इस बीच में बैंक ने कितना कमा लिया, 5%। जरा देखें, मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ बीच में। तो बैंक के बारे में कहा है लिंकिंग पिन, ये लिंक करता है, एक व्यक्ति के सेविंग को दूसरे के इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करता है। तो एक तरफ कुछ लोग गए और बैंक में उन्होंने 100 रुपया जमा किया, तो बैंक कहती है कि उस पैसे पे वो 10% ब्याज देगी, ठीक है। अब उसी पैसे को बैंक ने क्या किया, किसी दूसरे को लोन दिया, और इस पे बैंक 15% चार्ज करिए। तो यहाँ पे देखिए 5% जो है बैंक क्या करिए, कमाती है। ये इसका ग्रॉस इनकम है, ग्रॉस इनकम है। अब इसमें से मान लो 5% में से 3% बैंक का खर्चा भी है। ये इतने सारे लोग काम करते हैं, सबको सैलरी देनी है XYZ, तो 3% जो है तो चलो खर्चा मान लो बैंक का। तो फिर जो है 2% या यहाँ पे 2 रुपया, वो क्या हुआ, तो बैंक का क्या है, तो प्रॉफिट है। बैंक का क्या है, ये प्रॉफिट है। 2 रुपया जो बैंक ने प्रॉफिट कमाया, ठीक है, उसके लिए अपने जेब से कितना लगाया, ठीक है, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो लगता क्या है कि इससे बेहतर तो कोई बिजनेस हो नहीं सकता है। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन ये बिजनेस बहुत ही रिस्की है, बहुत ही रिस्की है, क्योंकि पूरी तरह से आप देख सकते हैं दो तरफा, 2 वे रिलायंस, ठीक है।
एक तरफ ये पब्लिक के ऊपर डिपेंड करती है, किस चीज़ के लिए, जमा के लिए, डिपॉजिट के लिए, और दूसरी तरफ फिर से ये पब्लिक के ऊपर किस पे डिपेंड करती है, लोन के लिए, ठीक है। और यही कारण है कि ये बिजनेस बहुत रिस्की है। अब देखें यहाँ पे दो ब्याज दर आपने देखा, ये एक 10%, एक 15%। तो ये जो 10% है उसको हम क्या कहते हैं, डिपॉजिट रेट। क्या कहते हैं, डिपॉजिट रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी बैंक हमें हमारे डिपॉजिट पे कितना इंटरेस्ट दे रही है। और ये जो 15% है वो क्या है, लेंडिंग रेट, यानी जिस दर पे बैंक क्या करती है, लोगों को लोन देती है। तो ये जो लेंडिंग रेट है वो डिपॉजिट रेट से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। क्योंकि लेंडिंग रेट जब तक डिपॉजिट रेट से बड़ा नहीं होगा तब तक बैंक जो है प्रॉफिट मार्जिन जनरेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। और इसलिए देखोगे कि लेंडिंग रेट जो है ये हमेशा डिपॉजिट रेट से बड़ा होता है, ठीक है। क्या संभव है कि लेंडिंग रेट जो है डिपॉजिट रेट से कम हो जाए? नहीं। अगर ऐसा होगा इसका मतलब हुआ कि बैंक लॉस में चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ बैंक मान लो 10% दे रही है हमें, और उस पैसे को अगर 8% ब्याज पे बैंक लोन देती है तो बैंक तो क्या होगा, 2% लूज़ करेगी और उसका लॉस क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ऊपर से एक और समस्या आ जाएगी कि जो भारत के लोग हैं, पता ही आपको, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, तो बहुत टैलेंटेड। अगर लेंडिंग रेट डिपॉजिट रेट से कम होगा, मान लो 8% हो जाए, तो लोग फिर क्या करेंगे, ठीक है, लोग फिर क्या करेंगे, ठीक है, बैंक से ही लोन लेके बैंक में जमा कर देंगे, ठीक है। और स्वाभाविक है, कितना तक जमा करना पसंद करेंगे, तो बैंक जितना तक दे सके, तो इससे तो बैंक ऐसे डूब जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो लेंडिंग रेट है डिपॉजिट रेट से ज़्यादा है। तो बैंकों का जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमने लाइन ड्रॉ कर दिया है कि दो तरफ, ठीक है, दो तरफ बैंक का काम है, एक तरफ डिपॉजिट, दूसरा लेंडिंग, और दोनों को अलग अलग करके पढ़ने की ज़रूरत है, तभी आपको इशू समझ में आएंगे। अब इसको देखें लेफ्ट साइड, पहले इसको देखें। कुछ लोग बैंक में गए और उन्होंने अपना 100 रुपया डिपॉजिट किया, 100 रुपया डिपॉजिट किया। तो क्या ये जो 100 रुपया है जिसने डिपॉजिट किया, क्या उनके लिए ये एसेट है? बिल्कुल है, ये इनका एसेट है। यानी जो लोग बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं उनके लिए एसेट है। क्यों एसेट है? क्योंकि कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ कि एसेट में खूबी होती है कि आपके लिए क्या करेगा, वो इनकम जनरेट करेगा। लेकिन यही पैसा बैंक के लिए क्या है, तो बैंक के लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी है क्योंकि इस पैसे को बैंक को क्या करना है, वापस करना है। यानी आपका जो एसेट है, क्योंकि आपका पैसा है, आपका डिपॉजिट है, आपको उस पैसे पे क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। लेकिन वही जो है बैंक के लिए क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया, क्योंकि बैंक को उस पैसे को क्या करना है, आपको वापस करना है, वो भी ब्याज समेत। अब बैंक ने उसी पैसे को क्या किया, किसी दूसरे व्यक्ति को लोन दिया, ठीक है। अब इसका राइट साइड देखें, तो जिस व्यक्ति ने इस पैसे को बैंक से लोन लिया उसके लिए क्या हुआ, तो उसके लिए जो है ये क्या हो गया, तो ये हो गया लायबिलिटीज, क्योंकि इस पैसे को उसको क्या करना है, बैंक को वापस करना है ब्याज समेत। और बैंक के लिए क्या हुआ ये, ठीक है, ये बैंक के लिए क्या हुआ, तो बैंक के लिए ये हो गया एसेट। बैंक जो लोन देती है ये बैंक के लिए एसेट क्यों है? क्योंकि एसेट में खूबी होती है कि आपके लिए वो इनकम जनरेट करने की क्षमता रखता है। तो बैंक ने जो लोन दिया उस पैसे से वो क्या कमाएगा, ब्याज कमाएगा, ठीक है। तो बैंक के लिए एसेट है। अब ये, ठीक है, चारों चीज़ को ध्यान से देखो, ठीक है, लेफ्ट साइड, लाइन के लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड आपने देखा कि जिन लोगों ने अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट किया उनके लिए एसेट है, और वही पैसा बैंक के लिए क्या है, लायबिलिटी है। और वही पैसा बैंक ने जब लोन दिया तो बैंक के लिए एसेट हो गया, और जिस लोगों ने लोन लिया उसके लिए क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब है वो 100 रुपया ही इन्वॉल्व, एक ही 100 रुपया इन्वॉल्व है, ठीक है। लेकिन बैंक के तरफ से देखें तो एक तरफ ये 100 रुपया बैंक की लायबिलिटी भी है, और दूसरी तरफ बैंक का क्या है, एसेट भी हो गया ही। फिर से देखें, है वो 100 रुपीज़ ही, 100 रुपया ही इन्वॉल्व है, लेकिन एक तरफ बैंक के लिए क्या है, वो लायबिलिटी, और दूसरी तरफ वो बैंक के लिए क्या हो चुका है, एसेट हो चुका है। तो ये कैसे संभव है कि एक ही चीज़ का बैंक के लिए दोनों रूप है? यानी एक तरफ बैंक की वो लायबिलिटी भी है और दूसरी तरफ बैंक का वो एसेट भी है। ये कैसे हो सकता है? कोई भी चीज़, ठीक है, आपके लिए या तो एसेट होगा या लायबिलिटी होगी, दोनों कैसे हो सकता है, ठीक है, कि ये आपका एसेट भी हो और लायबिलिटी भी है। लेकिन बैंक के तरफ से देखें तो ये जो 100 रुपीज़ है, एक तरफ बैंक का एसेट भी है और एक तरफ लायबिलिटी है। तो इज़ इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। यानी एक ही चीज़ का दोनों साइड कैसे हो सकता है? तो इस कंसेप्ट को मैं समझा रहा हूँ थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि उसके बाद जो है आपको करंट चीज़ें समझ में आएंगी, करंट चीज़ें समझ में आएंगी। तो एक ही चीज़ का दोनों साइड कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो एसेट भी हो और लायबिलिटी भी। तो पहले मैं आपका ही उदाहरण लेके चल रहा हूँ, देखिए आपका उदाहरण लेके चल रहा हूँ। एक मैं ट्रांजैक्शन लेके चल रहा हूँ जो आपका है।
देखो हमारे समाज में बहुत ही कॉमन है कि लोग क्या करते हैं कि बैंक से लोन लेके घर खरीदते हैं। तो आपने भी क्या किया कि बैंक से लोन लेके घर खरीदा। तो अमाउंट ले लो 50 लाख, 50 लाख रुपया। तो आपने क्या किया, बैंक से 50 लाख रुपया लोन लेकर के आपने घर खरीदा। अब देखिए आपके लिए उस 50 लाख रुपये का क्या है, देखिए वो आपकी लायबिलिटी भी है, वो आपकी क्या है, लायबिलिटी भी है। क्यों लायबिलिटी है, क्योंकि बैंक को आपको पैसे वापस करना है। तो ये जो बैंक लोन है वो किधर आएगा, तो आपके लायबिलिटी साइड में आएगा। देखिए चूँकि बैंक को क्या करना है, पैसे वापस करना है। अब उसी पैसे से आपने क्या किया, तो आपने क्या किया, एक बिल्डिंग खरीदा, एक मकान खरीदा। तो बिल्डिंग जो है 50 लाख का, वो आपका क्या हो गया, ये आपका एसेट हो गया। ठीक है, यानी है वो 50 लाख रुपीज़ इन्वॉल्व, लेकिन आपके लिए भी उस 50 लाख रुपए का दोनों साइड है। एक तरफ देखिए, आप ट्रांजैक्शन याद रखना, देखिए बैंक से लोन लेके आपने घर खरीदा, अमाउंट 50 लाख। तो इस 50 लाख का 50 लाख रुपए का आपके लिए दो साइड है। एक वो आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि उस पैसे को आपको बैंक को वापस करना है। और उस पैसे को जब आपने बिल्डिंग में कन्वर्ट किया, यानी आपने जब मकान खरीदा, तो मकान आपका क्या हो गया, एसेट में आ गया। ठीक है, तो यानी है वो 50 लाख इन्वॉल्व, लेकिन आपके लिए उसका दोनों साइड है, वो आपकी लायबिलिटी भी है, आपका एसेट भी है। और सबसे बड़ी बात है कि एसेट और लायबिलिटी जो है दोनों हमेशा क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। उसी तरह से अब हम बैंक के लिए देखें, बैंक के लिए देखें तो बैंक के लिए वो जो 100 रुपया है, बैंक के लिए उसका दोनों साइड है। एक तरफ उसकी लायबिलिटी है, तो वो लायबिलिटी में लिखेगा किस नाम से, तो डिपॉजिट। क्या लिखेगा, डिपॉजिट। ठीक है, डिपॉजिट कितना, 100 रुपया। और उसी पैसे को बैंक ने जब लोन दिया तो वो उसका एसेट हो जाएगा। ठीक है, उसको लिखता है लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस के तौर पे ये 100 रुपये लिखेगा। यानी बैंक के लिए भी उस 100 रुपये का क्या है, दोनों साइड है। एक तरफ लायबिलिटी भी है और दूसरी तरफ एसेट भी है। और फिर आप देखेंगे एसेट और लायबिलिटी दोनों इक्वल है, चाहे वो आपका केस हो चाहे वो बैंक का केस हो। और इस चीज़ को फाइनेंस में बहुत ही ये पॉपुलर है, ठीक है, बहुत ही फेमस है। इसको हम किस नाम जानते हैं, इसको हम कहते हैं बैलेंस शीट। हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बनता है। ठीक है, तो बैलेंस शीट से नाम आपने सुना होगा, चर्चे में होता है न्यूज़पेपर में। तो बैलेंस शीट जो है उससे प्रॉफिट लॉस में निकलता है। कॉमर्स वाले जानते होंगे कि प्रॉफिट लॉस जो है उसके लिए हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं। लेकिन बैलेंस शीट जो है ये किसी बिजनेस का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का ये सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है। ये बेसिकली क्या है, एसेट्स और लायबिलिटीज़ के स्थिति को बताता है। यानी एक पर्टिकुलर वक्त में इसके पास क्या क्या एसेट हैं और क्या क्या इसकी लायबिलिटी है। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों साइड हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे, चाहे आपका हो चाहे बैंक का हो। तो ये जो है किसी भी बिजनेस के वित्तीय स्थिति को बताता है। देखो प्रॉफिट लॉस जो है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट से निकलता है, नो डाउट, लेकिन वो सिर्फ 1 साल का होता है। बैलेंस शीट में हम लोग क्या देखते हैं कि बिजनेस का एसेट और उसका लायबिलिटी, उसका ये शेड्यूल है। तो बैलेंस शीट बनाना एक अलग चीज़ है, बैलेंस शीट का जो विश्लेषण है ये बहुत मैटर करता है। अगर आप में वो स्किल है कि बैलेंस शीट को आप एनालाइज कर सकें, विश्लेषण कर सकें, तो आप उसके बाद इस बिज़नेस का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब के बारे में आप जो है कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, भले ही इससे प्रॉफिट लॉस नहीं निकलता है, तो ये बिजनेस का एसेट और लायबिलिटी के शेड्यूल को बताता है। तो बैलेंस शीट में 2 साइड है, एसेट्स और लायबिलिटी, और सबसे मेन चीज़ है कि दोनों हमेशा बराबर होते हैं, चाहे आपका हो या बैंक का हो। तो आई होप कि बैलेंस शीट का कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। अब बैलेंस शीट जो है, आई होप कि आप अपना बैलेंस शीट खुद बना सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बना सकते हो। ठीक है, तो क्या आपने जो है अपने पेरेंट्स का बैलेंस शीट देखा है? क्या आपने अपने पेरेंट्स का बैलेंस शीट देखा है? तो आप कहेंगे नहीं। ठीक है, सबका आंसर यही आता है नहीं। ठीक है, तो लेकिन गेस करो, ठीक है, गेस करो कि उन्होंने जो अपना बैलेंस शीट बनाया होगा तो आपको किधर रखा होगा, आपको किधर रखा होगा, एसेट साइड में या लायबिलिटी साइड में। ठीक है, अब जो है मैं इसमें क्या बताऊँ, ये तो आपको तय करना है। ठीक है, ऐसे जो टीचर्स के बैलेंस शीट में बच्चे हमेशा एसेट साइड में आते हैं, और स्टूडेंट्स के बैलेंस शीट में टीचर्स हमेशा लायबिलिटी साइड में आते हैं। ठीक है, तो खैर ये एक ट्रेंड है। तो बैलेंस शीट का एक मतलब समझ में आ गया, क्योंकि इसके बिना आगे आपको दिक्कत होगी। तो हम लोग फिर चीज़ों को आगे बढ़ाएं।